हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। आज हम देखेंगे जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ पर्टिकुलरली कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए लॉ है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो प्रिंसिपल है दैट इज डिपेंडेंट ऑन बियर लैम्बर्ट्स लॉ। उसका हम डिराइवेशन देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम नॉर्मली या तो A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू log 1/t। t क्या है? ट्रांसमिटेंस। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log t इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन CL, जहां पे एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, इसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। और साथ में जो C एंड L है वो क्या है? C इज नथिंग बट कंसेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन मोल पर लीटर, और L है लेंथ ऑफ द सेल। ठीक है, लेंथ ऑफ द सेल जिसमें आप एनालाइट सोल्यूशन को रख रहे हो इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इनमें से अगर कोई भी फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए कहा जाए और उसके लिए 10 मार्क्स या फिर मिनिमम 6 मार्क्स आपको दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन में आया भी था आपको जीएसआई मेंस के क्वेश्चन पेपर में, या फिर प्रीवियस ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो केमिस्ट्री मेंस पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आप बियर लैम्बर्ट्स लॉ या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो लॉ यूज होता है उसका डिराइवेशन करके दिखाओ। तो आप कैसे अप्रोच कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को? फर्स्टली आप फेनोमेनन को डिस्क्राइब कीजिए कि अगर आपके पास एक एनालाइट सोल्यूशन है, अगर आपके पास एक एनालाइट सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को आप एक क्यूवेट के अंदर रखे हो। ठीक है, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करते जा रहा हूं। दिस इज द क्यूवेट, इसको हम बोलते हैं क्यूवेट या फिर सेल। जो सोल्यूशन इसके अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका कंसेंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना है, एनालाइट whose concentration is to be determined, आपको जिसका कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करना होगा बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और आप कंसेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करोगे? इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक यूवी विजिबल रेडिएशन को, जिसका रेंज यूवी विजिबल में आता है यानी कि 200 से 800 नैनोमीटर तक आता है, ऐसे एक रेडिएशन को आप इंसिडेंट करवाते हो, मतलब रेडिएशन को आप अप्लाई करते हो। इसका हम नाम देंगे इंसिडेंट रेडिएशन। तो वो इंसिडेंट रेडिएशन सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या फिनोमिनन होगा? सम पार्ट्स ऑफ द रेडिएशन ऑफ द, कौन सा रेडिएशन? इंसिडेंट, जिसको आपने अप्लाई किया है। सम पार्ट्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब्ड। कौन एब्जॉर्ब करेगा इसका? विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द, जिसका आपका कंसेंट्रेशन निकालना है, एनालाइट, बाय द एनालाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। एनालाइट पार्टिकल्स जो भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो इस इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे देखिए सम पार्ट्स लिखा हुआ है, पूरा रेडिएशन नहीं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एमिटेड रेडिएशन। फर्क क्या होगा इंसिडेंट रेडिएशन में और एमिटेड रेडिएशन में? ऑब्वियसली कुछ पार्ट एनालाइट पार्टिकल से एब्जॉर्ब हो चुका है, सो इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन हमेशा कम होगा। किससे कम होगा? इंटेंसिटी ऑफ, सबसे पहले आपने जो अप्लाई किया था यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये चीज सबसे पहले आप समझ लो और इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिए। ऐसे एक क्यूवेट सेल ड्रॉ करके, ये ऐसे एक सेल आप ड्रॉ करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखोगे द क्यूवेट। जो क्यूवेट या सेल हम यूज कर रहे हैं, द क्यूवेट और सेल इज एज्यूम्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एज्यूम्ड ए ट्रू ट्रांसपेरेंट सेल।
इसका मतलब मैं बताता हूं कि ट्रांसपेरेंट में और ट्रू ट्रांसपेरेंट सेल में डिफरेंस क्या है। आपने एनालाइट सोल्यूशन को जहां पे रखा था, सपोज ऐसे क्यूवेट में आपने एनालाइट सोल्यूशन को रखा था, अंदर यहाँ पे आप मान लो कि एनालाइट सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से आप रेडिएशन को इंसिडेंट करवा रहे हो और यहाँ से आपको एमिटेड रेडिएशन मिल रहा है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका अगर हम इंटेंसिटी मान लेते हैं I0, तो एमिटेड रेडिएशन का इंटेंसिटी हम I मान सकते हैं। तो इंटेंसिटी यहां से जो ये डिक्रीज हो गया, ये क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हमने क्या कहा था, वो किसके लिए हुआ है, वो हमने कहा था कि फॉर द एब्जॉर्बेंस बाय एनालाइट पार्टिकल्स, इसके वजह से रेडिएशन का इंटेंसिटी कम हो गया था, ये हमने कहा था। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 नंबर और भी 2 रीजन है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम होने का, उसको हमने अवॉइड कर दिया था, या फिर आप बोल सकते हो इग्नोर किया था। क्या इग्नोर किया था, अब बहुत अगर ध्यान से सोचो तो इसमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल का थिकनेस हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। आप चाहे जितने भी थिन एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यूवेट लेके आओ, क्वार्ट्ज क्यूवेट लेके आओ, उसमें थोड़ा सा तो थिकनेस होगा, कंप्लीटली वो थिक नहीं हो सकता एकदम आइडियल तरीके से। तो उस वजह से जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और एक बार नहीं 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड के सेल वॉल से, लेफ्ट हैंड साइड सेल वॉल, इसको हम सेल वॉल भी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरफेस, लेफ्ट हैंड साइड इंटरफेस ऑफ एनालाइट एंड सेल वॉल। मतलब एनालाइट सोल्यूशन जहां पे है और सेल वॉल जहां पे टच करता है, ये दोनों जहां पे टच करता है वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा ये इंसिडेंट रेडिएशन। और ये 2 बार होगा, एक तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी होगा, राइट हैंड साइड में भी यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा। सो RHS से भी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा एट द इंटरफेस ऑफ एनालाइट एंड सेल वॉल। और इसके वजह से भी क्या होगा, इसके वजह से भी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी विल बी लोअर। तो हम पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 क्या था, एब्जॉर्बेंस बाय एनालाइट पार्टिकल्स, जो हम चाहते हैं, इसी से हमको बियर-लैम्बर्ट्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड रीजन होगा रिफ्लेक्शन एट the interface of analyte solution and cell wall, ठीक है। ये सेकेंड रीजन। अब बाकी क्या रहा, थर्ड रीजन कुछ नहीं है, आप इसको इमेजिन करो कि एनालाइट सोल्यूशन के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहेगा, और अगर 0.1% भी इम्प्योरिटी हुआ तो उसमें क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग ऑफ व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और अगर इंसिडेंट रेडिएशन का स्कैटरिंग हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका इंटेंसिटी लॉस हो जाएगा। तो थर्ड रीजन फॉर द इंटेंसिटी लॉस, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम 1 2 3 में लिख रहे हैं कि इंटेंसिटी ये जो डिक्रीज हुआ है I0 से I में जाने के लिए, ये जो डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी हुआ है वो उसका रीजन हम एक एक करके बता रहे हैं। तो थर्ड रीजन होगा स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एंड दैट इज वाई हम ये जो एजम्पशन लिखते हैं डिराइवेशन के वक्त, इस एजम्पशन को आप अच्छे से लिखना मत भूलिएगा कि द क्यूवेट एंड सेल और सेल इज एज्यूम्ड टू बी अ ट्रू ट्रांसपेरेंट सेल। ट्रू वर्ड जो है उसका मतलब ये जो सेकेंड रीजन है एंड थर्ड रीजन है, ये दोनों रीजन यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया, और ये दोनों रीजन इग्नोर करने के लिए हमने इस वर्ड का अप्लाई किया ट्रू ट्रांसपेरेंट सेल। तो ट्रू ट्रांसपेरेंट सेल में क्या होगा, ओनली एब्जॉर्बेंस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय एनालाइट पार्टिकल्स होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सपोज ये क्यूवेट है, ठीक है, क्वार्ट्ज क्यूवेट है, ये मैं पीछे का जो प्लेन है उसको डिनोट कर रहा हूं ऐसे डॉटेड लाइन से। अब इस क्यूवेट में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से रेडिएशन आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन। और इंसिडेंट रेडिएशन का कोई एक इंटेंसिटी होगा, उस इंटेंसिटी को हम अभी I0 ऐसा नाम नहीं देंगे, I0 I1 ये सब हम जनरली I बोलेंगे उसको, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। और राइट हैंड से भी वो रेडिएशन क्या होगा, एमिट होगा,
तो उसको हम नाम देंगे एमिटेड रेडिएशन। और एमिट कब होगा? एमिट होगा जब वो रेडिएशन, ये जो बीच का जगह है वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब्ड बाय एनालाइट पार्टिकल्स। इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट एनालाइट पार्टिकल से एब्जॉर्ब होगा। तो एमिटेड रेडिएशन का भी जो इंटेंसिटी है उसको हम नॉर्मली आई से ही डिनोट करेंगे, अभी हम इसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं। अब ये जो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हुआ इंसिडेंट रेडिएशन बाय एनालाइट पार्टिकल्स। इसको थोड़ा और माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि एग्जैक्टली क्या फेनोमेनन हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन ले लीजिए, बीच में एक छोटा सा प्लेन ले लेते हैं। अब सबसे पहले जो कंप्लीट सेल है और क्यूवेट, इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं। इसका लेंथ क्या है? सपोज द लेंथ इज एल, और एल क्या? एल सेंटीमीटर। यूनिट पहले से ध्यान रखिएगा, आप यूनिट डिस्क्राइब करते करते जाना ताकि आखिरी में जाके यूनिट का कोई प्रॉब्लम ना हो डिराइवेशन के वक्त। तो अगर कंप्लीट सेल का लेंथ है एल, एल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दिस इज द लेंथ एल सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये एल है तो ये बीच का जो छोटा सा हमने लिया है एरिया, इसका लेंथ हम डी एल सेंटीमीटर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। हम डी कब यूज करते हैं? जब हमें इनफाइनाइटसिमल मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट चाहिए होता है। वो लेंथ का भी हो सकता है, एरिया का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है। तो इसका लेंथ हमने क्या ले लिया? डीएल सेंटीमीटर। अब एरिया कितना होगा? अब पिक्चर के तरफ देखो, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए सेंटीमीटर स्क्वायर एज्यूम करूंगा तो ऑब्वियसली ये जो बीच का छोटा सा एक प्लेन हमने एज्यूम किया है उसका भी एरिया कितना होगा? ए सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, एरिया का कोई भी चेंज नहीं। तो हमें दो चीज मिल गया, एक मिल गया ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ द प्लेन, जो प्लेन हमने एज्यूम किया है। दूसरा है डीएल सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ दैट इनफाइनाइटसिमल एरिया। और बाकी क्या है सेल के अंदर? ऑब्वियसली बाकी सेल के अंदर एनालाइट सोल्यूशन है। इस एनालाइट सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन उसको हम एज्यूम कर सकते हैं सी मोल पर लीटर। ये जो प्लेन है इसको मैं अलग से ड्रॉ करूंगा और देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस का फिनोमेना कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो ये रहा आपका प्लेन। सपोज पूरे सोल्यूशन में अगर n नंबर ऑफ एनालाइट पार्टिकल है, लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? एनालाइट पार्टिकल्स ही कर रहा है। अगर टोटल सोल्यूशन में n नंबर ऑफ एनालाइट पार्टिकल्स है तो इस प्लेन के ऊपर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा? उसको हम एज्यूम कर सकते हैं dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस प्लेन के ऊपर है। अब dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा डॉट देके dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दिखा सकते हैं। अब आप एक चीज समझो, लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रहा है? इंसिडेंट रेडिएशन, और राइट हैंड साइड से निकल रहा है मतलब एमिटेड रेडिएशन। बीच में क्या हो रहा है? एब्जॉर्बेंस हो रहा है बाय द एनालाइट पार्टिकल्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? जो लाइट रेज बाहर से आ रहा है वो सब लाइट रेज, यानी कि 100% लाइट रेज एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, कुछ यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब होगा बाय दीज स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो छोटा पार्टिकल्स है उसके बिल्कुल नजदीक से जब कोई लाइट रे जाएगा, जैसे कि इस पार्टिकल के बिल्कुल नजदीक से अगर लाइट रे जाएगा वही लाइट रेज एब्जॉर्ब होगा, बाकी का लाइट रेज सीधा यहां से एज इट इज निकल जाएगा। तो कितने अमाउंट ऑफ लाइट रेज विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाहर निकल जाएगा? 100%। और कितने अमाउंट ऑफ लाइट रेज एब्जॉर्ब होगा बाय दिस dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द एरिया occupied by dn number of particles। ये लॉजिक आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए कि टोटल ये जो प्लेन का एरिया है, टोटल एरिया है ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया था। अब इसमें पार्टिकल्स तो n नंबर ऑफ नहीं है, बस dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है, और उन चंद पार्टिकल्स का एरिया हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? dA सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हम एज्यूम कर सकते हैं। तो बाहर से जो लाइट आ रहा है, इंसिडेंट लाइट, वो लाइट का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाहर से जो लाइट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेडिएशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द एनालाइट पार्टिकल्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? dA by A, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? dA by A है
फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहले आप ये बताइए कि ये वाला चीज आपको समझ में आया कि नहीं, कि टोटल इस प्लेन का एरिया कितना था। टोटल इस प्लेन का एरिया था a सेंटीमीटर स्क्वायर। अब a सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर हर जगह में तो पार्टिकल नहीं है, बस कुछ ही जगह पे पार्टिकल है, तो उन कुछ ही पार्टिकल को हम क्या नाम दिए कि dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो पूरा a सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को ऑक्युपाई नहीं करेगा, वो कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, dA सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑक्युपाई करेगा। तो dA बाई ए ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, इसको हम नाम देते हैं रोमन 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dA बाई ए। इसको इस तरीके से सोचिए, ये अगर प्लेन है, वो जो छोटा सा प्लेन हमने एज्यूम किया था, ये अगर प्लेन है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर एक रेडिएशन आ रहा है तो राइट हैंड साइड का रेडिएशन का इंटेंसिटी तो हमेशा कम होगा, है ना। ये अगर I1 है, ये अगर I2 है, तो ऑब्वियसली I2 विल बी लेस देन I1। ये इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन है, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। तो बीच का पार्ट कहां पे गया, क्योंकि ये जो एरिया हमने एज्यूम किया था वो बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है, इनफाइनाइटसिमल पार्ट है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि DI amount of intensity is lost, ठीक है। DI amount of intensity is lost due to, किस वजह से, due to absorbance by the एनालाइट पार्टिकल्स। अब कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, बाय द dn नंबर ऑफ एनालाइट पार्टिकल्स। कितना फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी लॉस्ट हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी लॉस्ट इज di बाई आई। और क्योंकि ये लॉस ऑफ इंटेंसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटेंसिटी था, राइट हैंड साइड में जो इंटेंसिटी एमिट हो रहा है, कम हो जा रहा है, लॉस ऑफ इंटेंसिटी, तो इसके पहले एक नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे। तो माइनस DI बाई आई, ये होगा आपका फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी लॉस्ट। और ऑब्वियसली ये अमाउंट किसके साथ इक्विवेलेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो dn नंबर ऑफ एनालाइट पार्टिकल्स कितने एरिया में फैला हुआ है, जो हमने अभी अभी निकाला था। ये वाला लाइन को आप नोटिस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गेटिंग एब्जॉर्ब्ड वेरीज एज dA बाई ए, और dA बाई ए है फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाई dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बस यहीं से रिलेशन हमको मिल गया कि फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी लॉस्ट इक्विवेलेंट होगा dA बाई ए का, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाई dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट लाइन में इसको आप ऐसे लिखो, माइनस DI बाई आई। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बस ये है कि लॉस ऑफ इंटेंसिटी हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो रहा है और कुछ नहीं। सो इट वेरीज विथ DA बाई ए। अब अगले लाइन में क्या लिखोगे, हमने जो प्लेन एज्यूम किया था, छोटा सा एक इनफाइनाइटसिमल प्लेन एज्यूम किया था, उस प्लेन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने एज्यूम किया था, dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसका एरिया था dA। तो हम कह सकते हैं कि dA वेरीज एज dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इक्वल करने के लिए हमें एक कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ता है, तो dA विल बी इक्वल्स टू k dn। और उसी चीज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ का भी जो वेरीज एज साइन है वो इक्वल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस DI बाई आई इक्वल्स टू k dn बाई ए। यहाँ पे जो k है उसको आप लिखोगे कि दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम अलग नाम देंगे एकदम आखिरी में जाके, अभी के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको आप लिख दीजिए k को। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना होगा, ये आपका इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे एक छोटा सा प्लेन को लेके, लेकिन दैट प्लेन वाज द पार्ट ऑफ ए बिगर सेल। अब वो जो सेल है, सेल के लेफ्ट हैंड साइड में जो इंसिडेंट रेडिएशन था उसका ओरिजिनल इंटेंसिटी क्या था, हम एज्यूम करते हैं कि I0, ये इसका ओरिजिनल इंटेंसिटी है। और राइट हैंड साइड में जब एमिट हो रहा है वो रेडिएशन, उसका इंटेंसिटी हो गया I। तो आप ध्यान में रखो कि इनिशियल
वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी क्या है I0 और फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल मतलब इमिट होने के बाद, दैट इज I। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि इस प्लेन के ऊपर हमने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एज्यूम किए थे दैट वाज dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन टोटल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने कितना एज्यूम किया था, C मोल पर लीटर, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने एज्यूम किया था n। तो dn कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, dn रन करेगा इनिशियल वैल्यू ऑफ dn विल बी 0 और इसका फाइनल वैल्यू होगा n। सो 0 से n तक रन करेगा। ये दो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सीधा आप इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के लिए और एक बार हम लिखते हैं माइनस डी आई बाई आई इक्वल्स टू के डी एन बाई ए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट क्या होगा, I0 से I, अभी मैंने दिखाया फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा 0 to n। अब जो भी वेरिएबल नहीं है उसको बाहर आप निकालो। ये जैसे a वेरिएबल नहीं है, k वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल के लिखो। सो नेक्स्ट लाइन में होगा माइनस डी आई बाई आई I0 से I तक इक्वल्स टू k बाई ए 0 से n तक इंटीग्रेशन dn। आपको पता है dx बाई x, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आंसर आता है ln x। ठीक है, ln x आंसर आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आएगा ln I, लेकिन उसका लिमिट होगा इनिशियल वैल्यू I0 से फाइनल वैल्यू I तक, और यहाँ पे नेगेटिव साइन को आप मत भूलिएगा, इक्वल्स टू k बाई ए। ये तो बहुत ही आसान, n होगा dn का इंटीग्रल वैल्यू, लेकिन लिमिट लगेगा 0 to n तक। इसको आप अगर सॉल्व कर दोगे देन यू विल गेट ln I माइनस ln I0। अब log का माइनस होता है तो क्या होता है log a माइनस log b, वैसे यहाँ पे ln है तो ln से ही करते हैं, ln a माइनस ln b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln a बाई b, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे ln I बाई I0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होगा k बाई ए, और n का लिमिट 0 to n, इसका मतलब क्या है n माइनस 0, सिंपली n माइनस 0। सो के एन बाई ए, ये होगा राइट हैंड साइड का वैल्यू। अब एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन आप समझो, ठीक है, नॉर्मल सा एक चीज आप समझो, राइट हैंड साइड पे आप ध्यान दीजिए। राइट हैंड साइड पे क्या है के एन बाई ए, यहाँ पे ए क्या है, ए है ए सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। जो अगर टोटल क्यूवेट है उसका लेफ्ट हैंड साइड का चाहे आप ले लीजिए या फिर राइट हैंड साइड का ले लीजिए, एरिया तो पूरे सेल का ही सेम होगा। इसको हम बोल रहे हैं ए सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर पूरे क्यूवेट का वॉल्यूम जहां पे सोल्यूशन है वो वॉल्यूम को हम मानते हैं VCC, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि V सेंटीमीटर क्यूब। सो VCC अगर इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमने एज्यूम किया VCC, और लेंथ हमको ऑलरेडी पता है, हमने लेंथ एकदम सबसे पहले बताया था, लेंथ होगा L सेंटीमीटर। तो एरिया को यानी कि A सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लेंथ और वॉल्यूम से कैसे लिख सकते हैं, मतलब L सेंटीमीटर एंड V सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, तो ऑब्वियसली V विल बी इक्वल्स टू A इंटू L। तो A को हम ऐसे लिख सकते हैं V बाई L, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी को आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, के एन बाई ए जो है ना, के एन बाई ए, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो के एन बाई वी बाई एल। तो v नीचे रह जाएगा और l ऊपर आ जाएगा। अब इनमें आप कौन सा वाला पोर्शन पकड़ोगे, इस फिगर में आप ये वाला पोर्शन पकड़ो n बाई वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n बाई वी को आपने क्यों पकड़ा, टोटल नंबर ऑफ एनालाइट पार्टिकल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एनालाइट पार्टिकल्स इज n, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो क्यूबिट के अंदर है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है v, यूनिट क्या है VCC, यानी कि v सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपको जान के रखना जरूरी है कि 1000 cc मतलब 1 लीटर और 1 cc मतलब 1 ml। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ क्वांटिटी का कंसेप्शन आपको रखना हमेशा जरूरी होता है। तो आप देखो
इसको अगर आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना हो, किसको, एन बाई वी को, एन बाई वी को अगर मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना हो, फिलहाल ये किस में है, फिलहाल है पार्टिकल पर सीसी में, है ना, पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर में। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो लीटर में कन्वर्ट करो कि VCC सोल्यूशन कंटेन करता है इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो एक सीसी सोल्यूशन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन करेगा, ऑब्वियसली एन बाई वी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो 1000 सीसी सोल्यूशन, क्योंकि 1000 सीसी मतलब 1 लीटर, तो 1000 सीसी सोल्यूशन कंटेन करता है 1000 एन बाई वी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। हमें कहाँ पे पहुंचना है, मोल पर लीटर में पहुंचना है। हमने पर लीटर में पहुंच गया, हमने पार्टिकल्स पर लीटर इसमें हम पहुंच गए। इसका रिजल्ट कितना आया, 1000 एन बाई वी। अब हमें पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी ऑल नो दैट एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक मोल, है ना, इसको ही हम एक मोल बोलते हैं। तो इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कितना मोल, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब इन बाई, ये बार बार 6.023 इंटू 10⁻23 लिखने में, यूज करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम Na ऐसे करके लिखेंगे। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। सो इन नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब इन बाई Na मोल। तो सिंपली आप ये जो पार्टिकल पर लीटर आपको मिला था, यहाँ पे n की जगह n बाई Na कर दो, बाकी v तो था ही। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोल पर लीटर। इस क्वांटिटी में हम पहुंच गए। तो अब देखो n बाई v को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 बाई एवोगाड्रो नंबर से। इस फैक्टर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके हम यहां पे पहुंचे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, इस इक्वेशन पे आप ध्यान दो, हमारे पास राइट हैंड साइड पे था के एन बाई ए, के एन बाई ए से हमने यहां पे पहुंचा था, है ना, के एल एन बाई वी। तो राइट हैंड साइड को पहले लिख देते हैं, राइट हैंड साइड में था के एल एन बाई वी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, आपको अगर याद है इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिला था माइनस एल एन आई बाई आई जीरो, दिस वैल्यू माइनस एल एन आई बाई आई जीरो। इसको भी हम लिख देते हैं माइनस एल एन आई बाई आई जीरो। अब ये जो राइट हैंड साइड का के एल एन बाई वी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बाई एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मोल पर लीटर में पहुंचना है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी को हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको कैंसिल भी कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई और एक बार करेंगे एवोगाड्रो नंबर बाई 1000 से। इसको बैलेंस करने के लिए हम रख रहे हैं। अब इसको आप सजा के लिखो, कैसे सजा के लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम रहेगा एल एन आई बाई आई जीरो, राइट हैंड साइड में के एल, उसके बाद एन वी। इस फैक्टर को आप देखो, ऊपर से एन को आप लीजिए, वी को लीजिए, साथ में एन ए और 1000 को लीजिए। तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया। और हमको क्या पता है, कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑलरेडी हमने एज्यूम करके रखा था सी मोल पर लीटर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं के एल सी, लेकिन साथ में क्या रहेगा, ये बैलेंस करने के लिए जो फैक्टर हमने लिया था वो फैक्टर रहेगा, यानी कि Na बाई 1000। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हमें ln नहीं चाहिए, हमें चाहिए log। तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए ये फैक्टर हमको इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, 2.303 log I बाई आई जीरो इक्वल्स टू KLC into Avogadro number by 1000. Now comes the concept of transmittance. Concept of transmittance. Transmittance क्या है, अगर ये आपका क्यूवेट है, अगर ये आपका क्यूवेट है, लेफ्ट हैंड साइड में इंसिडेंट हो रहा है I0 और राइट हैंड साइड में जो एमिटेड रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी है I, तो ट्रांसमिटेंस विल बी I बाई I0। इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम T को इंट्रोड्यूस करें तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस 2.303 log T
इक्वल्स टू KLC इंटू एवोगाड्रो नंबर बाय 1000। अब नेक्स्ट लाइन में ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हम लॉग के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो अगर लॉग ए के ऊपर हम नेगेटिव साइन ऑपरेट करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन करके log 1 बाई ए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2.303 log 1 बाई टी यानी कि 1 बाई ट्रांसमिटेंस इक्वल्स टू KLC इंटू NA बाई 1000। नेक्स्ट स्टेप में आपको बस एक ही चीज करना है, ये जो 2.303 है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ तो आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। log 1 बाई टी इक्वल्स टू 1 बाई 2.303। यहाँ पे मैं थोड़ा सजा के लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इस पोर्शन से सिर्फ LC को अलग करना है, बाकी सबको एक साथ लिखना है, ठीक है। तो इनटू KNA बाई 1000 इंटू LC। अब इसमें आप देखो ये जो पोर्शन है टोटल, ये पोर्शन को हम एक कांस्टेंट बोल सकते हैं और इस कांस्टेंट का हम नाम देंगे एप्सिलॉन। ये हो गया आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और साथ में क्या है, ऑलरेडी LC था तो इनटू LC। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी आपके पास है log 1 बाई ट्रांसमिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन LC। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंस या फिर OD यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये हो गया आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ का डिराइवेशन। यहाँ पे आप दो चीज ध्यान में रखना, एक तो ये जो एप्सिलॉन है इसको आप मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ये इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इसका वैल्यू देते हैं कोई अगर न्यूमेरिकल हो तो। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसका यूनिट। अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, OD मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, चाहे इसको आप एब्जॉर्बेंस भी बोल सकते हो। तो एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी ये दोनों क्या होता है, ये दोनों होता है यूनिट लेस। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड यूनिट लेस है यानी कि A इक्वल्स टू एप्सिलॉन LC में लेफ्ट हैंड साइड हो गया यूनिट लेस, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, यूनिट लेस होना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, L का यूनिट है सेंटीमीटर, C यानी कि कंसेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर। तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए एप्सिलॉन का यूनिट होना पड़ेगा लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बस ये हो गया आपका डिराइवेशन एंड एप्सिलॉन का यूनिट एंड एब्जॉर्बेंस का यूनिट। तो यूनिट लेस होता है, ये आपको मेंशन कर देना पड़ेगा एंड यू विल गेट 5 मार्क्स और 10 मार्क्स जो भी रहेगा डिराइवेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।